हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कि आपके एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण कक्षा 9 के पाठ्यक्रम का अगला टॉपिक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखे थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य क्या होता है, इसके कौन से प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले देखते हैं वाक्य की परिभाषा। तो दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान रहे, कोई भी पद नहीं हो सकता, वो पद क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई एक अर्थ निकलता हो। तो दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, और शब्दों के ऐसे समूह को जिनका पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे वाक्य तो एक होता है जो कि सार्थक पदों का समूह होगा, लेकिन उसमें भी अगर हम टुकड़े कर दें जिनसे हमें पूरा अर्थ न मिले तो वो वाक्यांश कहलाएंगे। अभी हम इसको आगे उदाहरण में समझेंगे। अब देखते हैं वाक्य के कौन से प्रमुख अंग हैं। तो वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिन्हें आप लोग इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। पहला उदाहरण है, सोहन दिल्ली में रहता है। यहाँ देखें तो जो सोहन होगा वो आपका उद्देश्य हो जाएगा, और दिल्ली में रहता है आपका विधेय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, एक सुंदर लड़का पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक सुंदर लड़का है ये पूरा का पूरा आपका उद्देश्य होगा, और पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है ये आपका विधेय हो जाएगा। तो ये वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे यहाँ पे पहले उदाहरण में जो सोहन है वो उद्देश्य है, दिल्ली में रहता है विधेय है। दूसरे उदाहरण में एक सुंदर लड़का ये उद्देश्य है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है ये विधेय हो जाएगा। अब आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके जो वाक्य भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब बारी बारी से हम 8 भेद को जानेंगे, परिभाषा और उदाहरण से समझेंगे। पहला प्रकार होता है विधानवाचक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। जैसे हम कहें, आपके जितने भी साधारण वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, वे सारे आपके विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे पहला उदाहरण है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। जनता ने नेताजी का स्वागत किया। मैं कल दिल्ली गया था। हम स्नान कर चुके। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये सभी विधानवाचक वाक्य के हैं, यानी जिन वाक्य से हमें सामान्य सूचना मिलती हो उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। अगला प्रकार है आपका निषेधवाचक वाक्य। देखिए, साधारण अर्थ में हम देखें तो जो निषेध का अर्थ होता है वही होता है मना करना। यानी किसी चीज़ के लिए अगर मनाही है, कोई रोक कहीं पे लगी हुई है, तो वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनके उदाहरण में आपको नहीं, मत, न ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध यानी न होने की सूचना मिले वहाँ क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। माला नहीं नाचेगी। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, निषेधवाचक वाक्य हो जाएंगे। अगला प्रकार है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए या कोई बात पूछी जाए, तो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उदाहरण देखिए, क्या तुम खेलोगे? तुम पढ़ने कब जाओगे? तुम्हारा क्या नाम है? ये सारे उदाहरण आपके प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ जिन भी वाक्यों के अंतर्गत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो सारे वाक्य आपके प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है विस्मयादिवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसे आप इंग्लिश में इंटरजेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जिन कार्यों से आश्चर्य यानी विस्मय होता हो, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हों, उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इससे उदाहरण देखिए, यहाँ पे आपको ये संबोधन वाला जो चिन्ह होता है, ये आपको, इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ये आपको देखने के लिए मिलेगा, तो समझ जाइए कि वहाँ पे विस्मयादिवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे उदाहरण देखिए, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी।
ओह बड़ा जुल्म हो गया, आह कैसा सुंदर दृश्य है, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। तो ये सारे उदाहरण क्या हो जाएंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य के हो जाएंगे। अगला देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों से हमें आज्ञा या अनुमति देने का बोध होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे भी किसी भी वाक्य से आपको लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। उदाहरण देखिए, आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे आप चुप रहिए, आपको क्या किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। यहाँ से चले जाइए, ये भी एक आज्ञा है। तो इसलिए सारे उदाहरण आपके आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला है इच्छावाचक वाक्य, जहाँ पर जो वक्ता होता है, यानी जो बोलने वाला होता है, उसकी किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो हमें देखने को मिल जाएं तो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, चिरायु मतलब दीर्घायु करे, लंबी उम्र प्रदान करे, तो क्या ऐसी मेरी इच्छा है, इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। नव वर्ष मंगलमय हो, अब जितनी भी शुभकामनाएं देते हैं तो वो सारे वाक्य भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। भगवान करें सब कुशल लौटें, ये एक ऐसी क्या है, हमारी इच्छा है। तो ये सारे जो वाक्य हैं, उदाहरण हैं, ये सभी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी देखिए ऊपर मैंने एक वाक्यांश के बारे में बात की थी कि वाक्यांश क्या होता है। जैसे अगर ये तो एक वाक्य है, लेकिन हम इसमें कहें भगवान करें तो ये क्या है, ये एक अलग वाक्यांश हो जाएगा। या हम कहें सब कुशल लौटें, इसका कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वाक्यांश हो जाएगा। आगे देखिए संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से हमें लगे कि नहीं इसमें कार्य के होने में कोई संदेह हो, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। जिन वाक्यों के कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होगा वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, पता नहीं कि वह सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि शायद वह सुधर जाए, तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। शायद मैं बाहर चला जाऊँ, निश्चय नहीं है कि मैं बाहर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, लेकिन वो कह रहा है कि शायद मैं बाहर चला जाऊँ, तो इसलिए यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। वह शायद आए, यहाँ पर भी संदेहवाचक वाक्य होगा। इस तीनों उदाहरण आपके संदेहवाचक वाक्य के हो जाएंगे। अगला है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हम हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं, और इनमें हमें शर्त आदि बातें देखने को मिलती है, जिससे कोई भी कंडीशन लगाई गई हो, तो इन्हें हम शर्त बोधक वाक्य भी कह देते हैं या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना, वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, लेकिन जो फसल है वो किस पर आधारित है, निर्भर कर रही है वर्षा पर, तो यहाँ पे शर्त लग गई, तो इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा, आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। तीसरा, यदि छुट्टियाँ होती तो हम कश्मीर, यदि छुट्टियाँ हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, है ना, यानी हमारा कश्मीर जाना किस पर निर्भर है, हमारी छुट्टियों के होने पर। कोई संकेत दिख रहा है यहाँ पे, तो छुट्टियाँ अगर हो गई तो हम कश्मीर चले जाएंगे। तो ये सारे उदाहरण जो है आपके वो संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने जो है 8 प्रकार के आपके वाक्य भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, जो कि आपको कक्षा 9वीं में पढ़ना है। कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। जब मैं क्लास 10th के व्याकरण करवाऊंगी तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम करेंगे वाक्य भेद पर आधारित आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। इस चीज़ को आप ध्यान से रखे रहें और इसके आधार पर ही आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।